नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्कैंडल। स्कैंडल की आज की कड़ी में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक ऐसे बड़े घोटाले से रूबरू कराने जा रहे हैं जो घोटाला काशी के सपनों को चकनाचूर करने वाला है। जिन पर काशी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की जिम्मेदारी है, वही इस घोटाले के खेल में शामिल हैं। देखिए काशी नगर निगम के सबसे बड़े परिवहन घोटाले का सबसे बड़ा पर्दाफाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के साथ ही काशी को क्योटो की तर्ज पर एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का संकल्प लिया था और उसके लिए काशी को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की कार्य योजना तैयार की गई, जिसका दारोमदार वाराणसी नगर निगम पर था। लेकिन वाराणसी नगर निगम वाराणसी की तस्वीर तो नहीं बदल पाया। हां, उस तस्वीर को बदरंग करने में अपनी बड़ी भूमिका जरूर निभा रहा है। वाराणसी नगर निगम में परिवहन के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। जांच के नाम पर खानापूर्ति भी हुई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नतीजा अब तक शून्य ही है। आज हम आपको इस पूरे घोटाले की परत दर परत खुलासा करेंगे। साथ ये भी बताएंगे कि आखिर कौन कौन से चेहरे हैं जिन्होंने काशी को कलंकित किया है। वह कौन से रहनुमा हैं जो अब तक इन घोटालेबाजों को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन इससे पहले आखिर क्या है परिवहन घोटाला और कैसे यह पूरा खेल हुआ, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में वाहनों की मरम्मत और सर्विसिंग पर हुआ करोड़ों का खेल। वाराणसी नगर निगम के परिवहन विभाग में मरम्मत के नाम पर हुआ करोड़ों का घोटाला। नई गाड़ियों की कीमत से ज्यादा कर डाला मरम्मत में भुगतान। 2 से 3 गुना कीमत से ज्यादा खरीदे गए पुरानी गाड़ियों के टायर, ट्यूब और बैटरी। कूड़ा गाड़ियों में लगा दिए गए ट्रैक्टर और टैक्सी के कलपुर्जे। नए वाहनों के कलपुर्जे पुरानी गाड़ियों पर लगाकर कराए मरम्मत के नाम पर फर्जी भुगतान। नई गाड़ियां 5 साल में हुई कंडम। इलेक्ट्रिक की कंपनी कर रही थी टायर की सप्लाई। अधिकारियों की मिलीभगत से अलग अलग नाम से फर्जी कंपनियां बनाकर निगम को लगाया करोड़ों का चूना। भ्रष्ट तंत्र की आड़ में काशी में एक घोटाला लंबे समय से फल फूल रहा था, लेकिन तभी कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए कि घोटाले पर उच्च अधिकारियों की नजर पड़ गई और उसके बाद यह घोटाला सबके सामने आ गया। देखिए कैसे खुला यह पूरा खेल। वित्तीय वर्ष 2018-19 में तत्कालीन नगर आयुक्त नितिन बंसल के कार्यकाल में परिवहन महकमे में जमकर खेल हुआ। इस खेल का खुलासा तब हुआ जब नितिन बंसल के तबादले के बाद आशुतोष द्विवेदी नए नगर आयुक्त बनकर आए। उन्होंने पुरानी फर्मों से टायर का कोटेशन मांगा, जिस पर उन फर्मों द्वारा दिए गए रेट बाजार से दुगने थे। नगर आयुक्त को यह समझते देर नहीं लगी कि परिवहन महकमे में बड़ा खेल हो रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने 8 महीने के कार्यकाल का मेंटेनेंस चेक किया तो महज 65 लाख था, जबकि इसके ठीक उलट वित्तीय वर्ष 2018-19 का मेंटेनेंस 3.5 करोड़ से ज्यादा था। इतना ही नहीं, नगर आयुक्त ने देखा कि ठेकेदार अपनी मेंटेनेंस की फाइल खुद बनाकर अपने बिल वाउचर का भुगतान करा रहे हैं। यह नजारा देखकर नगर आयुक्त की आंखें फटी की फटी रह गईं। और उसके बाद नगर आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने सबसे पहले 2 ठेकेदार छोटू और बिट्टू नाम के ठेकेदारों के निगम में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्होंने संबंधित महकमे में भ्रष्टाचार के बड़े खेल को उजागर करने के लिए पत्राचार करना शुरू किया। लेकिन भ्रष्ट अफसरों और ठेकेदारों की लॉबी इतनी सशक्त थी कि उन्होंने महज 8 महीने में नगर आयुक्त आशुतोष का ही तबादला करा दिया। लेकिन तब तक मामला सुर्खियों में आ चुका था।
वर्तमान भाजपा विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव ने इस घोटाले की जांच के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिख दिया। साथ ही कर्मचारी संगठन भी अब इस घोटाले के खिलाफ आवाज उठाने लगे। उसके बाद जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बना दी। उधर दूसरी तरफ नए आए नगर आयुक्त गौरांग राठी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर दिया, जिस कमेटी में नगर निगम के वो अधिकारी भी शामिल हो गए जो खुद इस घोटाले से जुड़े हुए थे। कुछ दिनों बाद जब इस कमेटी पर सवाल खड़े हुए, तब नगर आयुक्त ने इस कमेटी को बदलते हुए नए चेहरों को शामिल किया। जिलाधिकारी द्वारा गठित की गई जांच समिति पिछले 8 महीने से मामले की जांच पूरी ही नहीं कर पाई, क्योंकि 4 बार रिमाइंडर दिए जाने के बाद भी आज तक नगर निगम ने सीडीओ को पत्रावली ही उपलब्ध नहीं करवाई। वहीं फैक्ट फाइंडिंग की आधी अधूरी रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन उसमें भी जांच के नाम पर महज खाना पूर्ति ही की गई। 4 मार्च 2020 को आईपीसी की धारा 417, 18, 420 और 421 के तहत एक एफआईआर नगर निगम के अवर अभियंता परिवहन की तरफ से दर्ज कराई गई। एफआईआर में नेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से तंजील अहमद, एलाइड इनकॉर्पोरेशन कंपनी की तरफ से मोहम्मद शाहिद और यूनाइटेड सेल्स एंड सर्विसेज कंपनी की तरफ से लक्ष्मी नारायण सिंह के साथ मनीष ऑटो सेल सर्विसेज के प्रोपराइटर मनीष कुमार को आरोपी बनाया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर एफआईआर में आरोप क्या क्या लगाए गए हैं। परिवहन विभाग के अवर अभियंता की तरफ से कहा गया कि वाराणसी नगर निगम के परिवहन विभाग में गाड़ियों के मरम्मत और रखरखाव में अनियमितता की गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में वाहनों के सामानों की आपूर्ति नेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी, जिसके प्रोपराइटर पंचशील अहमद हैं, एलाइड इनकॉर्पोरेशन, जिसके प्रोपराइटर मोहम्मद शाहिद हैं, इन दोनों कंपनियों ने 31 दिसंबर 2016 को टेंडर डाला था, लेकिन इन दोनों ने टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन किया, क्योंकि इन दोनों कंपनियों के प्रोपराइटर एक ही हैं। दोनों कंपनियां एक ही व्यक्ति द्वारा संचालित की जा रही हैं। दोनों कंपनियों के बिलों पर एक ही मोबाइल, एक ही लैंडलाइन नंबर दिया गया। नगर निगम द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद यह भी पाया गया कि दोनों का एक ही कार्यालय है और दोनों एक ही पते पर रजिस्टर्ड है। दोनों कंपनियों द्वारा डाले गए टेंडर के आधार पर सभी टायर ट्यूब की आपूर्ति नेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी व सभी बैटरियों की आपूर्ति एलाइड इनकॉर्पोरेशन को दी गई। इसके अतिरिक्त और किसी दूसरी कंपनी को टेंडर प्रक्रिया में प्रतिभाग ही नहीं करने दिया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों ने सरकारी टेंडर नियमावली का उल्लंघन, धोखाधड़ी और छल कपट के उद्देश्य से किया और इससे नगर निगम के राजस्व को करोड़ों की क्षति हुई। इसी प्रकार यूनाइटेड सेल्फ सर्विसेज कंपनी, जिसके प्रोपराइटर लक्ष्मी नारायण सिंह हैं, इनका पता 2/540 आर पांडेपुर वाराणसी और मनीष ऑटो सेल्स सर्विसेज, जिसके प्रोपराइटर मनीष कुमार हैं, उनका पता भी 2/540 आर पांडेपुर वाराणसी ही दर्ज है। दोनों में एक ही मोबाइल नंबर दर्ज है और तो और कोटेशन भरने में जिस राइटिंग का इस्तेमाल हुआ वह भी समान है। इससे यह सिद्ध होता है कि दोनों कंपनियां भी एक ही व्यक्ति द्वारा संचालित हो रही थी। भौतिक सत्यापन से पता चला कि मनीष ऑटो सेल्स एंड सर्विसेज के पास अपना कोई गैराज ही नहीं था, ना ही कोई ऑटो पार्ट्स की दुकान थी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर निगम के विभिन्न प्रकार के वाहनों के कलपुर्जों की आपूर्ति में दोनों कंपनियों ने मिलकर कोटेशन प्रक्रिया में भाग लिया था। ऐसे में इन्होंने भी कोटेशन प्रक्रिया के उल्लंघन जानबूझकर धोखाधड़ी द्वारा किया। एफआईआर में इन चारों फर्मों के साथ साथ नगर निगम के तत्कालीन लिपिक वाचस्पति मिश्रा की संलिप्तता भी उजागर हुई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट महज इस बड़े घोटाले की तरफ एक छोटा सा संकेत ही करती है, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक एफआईआर भी की गई। आपको बताते हैं कि इस एफआईआर में आखिर क्या क्या है।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की मरम्मत पर 1,85,08,011 रुपए खर्च किए गए। परिवहन के स्टोर पर 1,28,15,625 रुपए खर्च हुए। नए वाहनों के क्रय में 8,64,48,737 रुपया खर्च किए गए। एक साल में परिवहन विभाग में वाहनों की मरम्मत का कार्य कुल 10 फर्मों के माध्यम से कराया गया। इसमें मनीष ऑटो सेल्स एंड सर्विसेज, हाइड्रो इक्विपमेंट कंपनी, मां वैष्णो ऑटोमोबाइल, विशाल सेल्स कंपनी, ऑटो सेल्स कंपनी, लक्ष्मी मोटर सेल्स कंपनी जैसी कंपनियां शामिल थीं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 569 बार वाहनों की मरम्मत का कार्य कराया गया, जिसके लिए 1,85,08,011 रुपए का भुगतान किया गया। और तो और एक गाड़ी को एक साल में 10 से 12 बार मरम्मत कराया गया। इसमें से लगभग 25% से अधिक वाहन महज 5 साल में ही कंडम हो गए। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 57 वाहनों की मरम्मत 5 या उससे अधिक बार की गई, लेकिन परिवहन विभाग के पास इसका कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कि उनमें से कौन सा वाहन अभी तक कितना चल चुका है और कितना चलने के बाद उसकी मरम्मत कराई गई। परिवहन विभाग के स्टोर में कई कलपुर्जे ऐसे खरीदे गए जिनका वर्तमान में कोई उपयोग ही नहीं है। जिन वाहनों में इन कलपुर्जों का उपयोग होता है वो नगर निगम में उपलब्ध ही नहीं। 5,71,125 रुपए की धनराशि के फर्जी कलपुर्जे स्टोर में मौजूद मिले। 569 वाहनों के कलपुर्जों को बदला गया। इसके लिए 1,85,08,011 रुपए की धनराशि खर्च की गई, जबकि निष्प्रयोज्य कलपुर्जे महज 15,900 की कीमत के मिले। बाकी 1,70,00,000 की लागत से कौन से कलपुर्जे बदले गए उसका कोई भी रिकॉर्ड महकमे के पास मौजूद नहीं। साफ है कि इस रकम का बंदरबाट हुआ और महज कागजों में ही कलपुर्जे बदले गए। 569 वाहनों की मरम्मत हुई, लेकिन सड़क पर केवल 17 वाहनों का संचालन क्यों? लॉग बुक में केवल 17 वाहनों की एंट्री है दर्ज। न डीजल का रिकॉर्ड न मरम्मत का कोई डिटेल भी लॉग बुक में दर्ज किया गया। करोड़ों रुपए की लागत से जैम पोर्टल के जरिए नई गाड़ियों की खरीद फरोख्त की गई, लेकिन इस खरीद फरोख्त में भी कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं और मरम्मत के नाम पर भी बड़ा खेल हुआ। ना तो मरम्मत करने वाली किसी कंपनी ने नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराया था और ना ही नगर निगम के पास मरम्मत के कोई भी दस्तावेज मौजूद हैं। इन्हीं अनियमितताओं को लेकर कैग और लोकल ऑडिट टीम ने सवाल खड़े किए थे। बावजूद इसके अभी तक इन अधिकारियों पर कोई भी बड़ा एक्शन हो पाया है। देखने वाली बात होगी कि इस काले कारनामे के पीछे किन किन बड़े अधिकारियों का हाथ है और इन पर कब शिकंजा कसा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में खरीद के नाम पर किस तरह लूट हुई उसकी महज एक वानगी टायर, ट्यूब और बैटरी की खरीद है। 2018-19 में जिस दर से खरीद की गई, वित्तीय वर्ष 2019-20 में जैम पोर्टल के जरिए उससे आधी कीमतों में इन्हीं सामानों की खरीद की गई। साफ है कि खरीद में जमकर लूट हुई। केवल अगर टायर, ट्यूब और बैटरी की खरीद पर हुए घोटाले को देखा जाए तो 22,48,452 रुपए की धनराशि का घोटाला महज एक वित्तीय वर्ष में हुआ। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों की मरम्मत और स्पेयर पार्ट की आपूर्ति और मरम्मत कार्यों की 156 पत्रावली ही गायब है और उपलब्ध पत्रावलियों में कोई भी आधार या जस्टिफिकेशन उपलब्ध नहीं है। साफ तौर पर यह दर्शाता है कि उक्त पार्ट्स उच्च दरों में खरीदे गए अथवा बिना मरम्मत के ही भुगतान किए गए। ऐसे में राजस्व की क्षति बड़े पैमाने पर की गई, लेकिन कमेटी ने इसकी वास्तविक गणना
ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट के माध्यम से कराए जाने की सिफारिश की है। वित्तीय यह थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, जिसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में पाया गया कि कई बार शासनादेशों के वायलेशन भी हुए हैं। शासनादेशों के मुताबिक सामग्रियों को टुकड़े टुकड़े में क्रय करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, लेकिन यहां पर छोटे छोटे टुकड़ों में 1-1 लाख रुपए से कम के यहां पर खरीद किए गए, जबकि 23 अगस्त 2017 के शासनादेश के मुताबिक स्टोर की आपूर्ति केवल जैम पोर्टल के जरिए किए जाने का निर्देश है। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि आपने जिस तरीके से बगैर जैम पोर्टल के खरीद की वो गलत था। इससे स्पष्ट होता है कि 1,28,15,625 रुपए की धनराशि का अनियमित रूप से व्यय किया गया। 2017-18 में सभी कॉम्पैक्टरों की मरम्मत की गई। बावजूद इसके अभी भी 13 कॉम्पैक्टर ब्रेकडाउन में हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इन्हीं कॉम्पैक्टरों की 8 से 10 बार मरम्मत कराई गई और बड़ी धनराशि का भुगतान किया। वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक नया कॉम्पैक्टर 20,70,000 की कीमत में खरीदा गया। ऐसे में जितनी धनराशि कॉम्पैक्टरों की मरम्मत में खर्च की गई, इतनी धनराशि में 10 नए कॉम्पैक्टर आ सकते थे, जिनके ब्रेकडाउन की संभावना भी कम होती और मरम्मत का खर्च भी शून्य होता। लेकिन मरम्मत के नाम पर जबरदस्त तरीके से खेल हुआ। वहीं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कुछ और भी सवाल उठाए गए हैं। शासनादेश के मुताबिक किसी भी वाहन के सर्विसिंग या मरम्मत पर वाहन की खरीद मूल्य से 60% से अधिक धनराशि व्यय होने की दशा में उस वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया जाए। लेकिन नगर निगम वाराणसी में कई वाहनों को उनके क्रय मूल्य से भी अधिक धनराशि का व्यय केवल उनके मरम्मत के लिए किया गया, जिसमें कुछ वाहन और उनके नंबर हैं यूपी 65 AG 0537, यूपी 65 AG 0560, यूपी 65 AG 0336 पर इनके क्रय मूल्य से भी अधिक व्यय मरम्मत पर किया गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को क्योटो बनाने का सारा जिम्मा नगर निगम पे ही था, परंतु नगर निगम ने 4 वर्षों में परिवहन विभाग में एक बड़ा घोटाला किया है, जिसको लेकर कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने भी आवाज़ उठाया और एक जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर उसकी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में तमाम लोग दोषी पाए गए, जिसमें कुछ लोगों पे FIR भी हुआ, कुछ ठेकेदारों पे FIR हुआ और बाकी कुछ लोगों को बचाने का भी प्रयास किया गया, क्योंकि नगर निगम हमेशा यहाँ से पत्राचार करता रहा और सचिवालय मैनेजमेंट के कारण वो पत्र बार बार लौट के आए। इस विषय पे हमने नगर आयुक्त गौरांग राठी से कई बार सवाल पूछे, पर हर बार उनका एक ही जवाब है कि नगर निगम ने पत्राचार कर लिया है, अब आगे की जिम्मेदारी शासन की है। अब देखना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पे क्या कार्रवाई होती है। 4 साल से लगातार डीजल की चोरी हो रही थी, पुराने गाड़ियों में नए गाड़ियों के पार्ट्स लगाए गए थे, नए गाड़ियों को खड़ी कर दिया गया, कबाड़ में वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, सड़ रही हैं। अभी तो आपने देखा कि किस तरीके से नगर निगम में मरम्मत के नाम पर खेल हुआ, उसकी महज एक वानगी है। यह पूरा किस तरीके से 20 कॉम्पैक्टर जिनको 2016 में मेरठ में रिपेयर के लिए भेजा गया था और उसके लिए बाकायदा 2,22,20,000 की धनराशि भी स्वीकृत की गई थी। 2017 में पूरे 20 कॉम्पैक्टर रिपेयर होके आते हैं, लेकिन 18-19 में उन्हीं में से 8-10 कॉम्पैक्टर एक बार फिर रिपेयर कराए जाते हैं और उसके लिए भारी भरकम धनराशि का उपयोग किया जाता है, या फिर ये कहें कि घोटाला किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि उसमें से 13 कॉम्पैक्टर ऐसे हैं जो अभी भी ब्रेकडाउन की स्थिति में हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा यह पूरा खेल हुआ है। दरअसल फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट से यह तो तय हो गया कि आखिर परिवहन निगम में जो परिवहन का घोटाला है कितना बड़ा खेल हो रहा था। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे घोटाले के कौन कौन मास्टरमाइंड हैं।
परिवहन विभाग के इस बड़े घोटाले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है तत्कालीन अधिशासी अभियंता एवं प्रभारी परिवहन अजय राम, जो पिछले 6 सालों से नगर निगम में कार्यरत है। यूं तो नियमों के मुताबिक प्रभारी परिवहन किसी प्रशासनिक अधिकारी को बनाया जाता है, लेकिन तत्कालीन नगर आयुक्त नितिन बंसल की मेहरबानी से अधिशासी अभियंता अजय राम को दोनों महत्वपूर्ण पद दे दिए गए। यहीं से इस पूरे घोटाले की शुरुआत होती है। इस घोटाले का दूसरा बड़ा मास्टरमाइंड है तत्कालीन जेई परिवहन विभाग ललित मोहन श्रीवास्तव। जांच में दोषी पाए जाने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया, लेकिन अभी गत मार्च में ललित मोहन श्रीवास्तव रिटायर भी हो चुका है। इस घोटाले का तीसरा मास्टरमाइंड था नगर निगम वाराणसी का लिपिक वाचस्पति मिश्रा। इसका नाम नगर निगम द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में भी है। चौथा मुख्य आरोपी है संतोष सिंह। यह समूह कर्मचारी था, लेकिन साठगांठ करके इसे जूनियर फिटर बना दिया गया। इसी की मिलीभगत से बिना लॉगबुक में दर्ज किए हुए मरम्मत के नाम पर करोड़ों का खेल किया गया। सवाल यह कि बिना नगर आयुक्त की जानकारी के उसकी आंख के नीचे इतना बड़ा कारनामा कैसे हो सकता है? नगर निगम में ठेकेदारों की एक बड़ी फौज है। क्या यह संभव है कि बिना ठेकेदारों की मिलीभगत के घोटाला चलता रहा हो? तत्कालीन महापौर की भूमिका भी सवालों के घेरे में। महापौर को जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है, और इतना बड़ा घोटाला चलता रहा और उन्हें भनक क्यों नहीं लगी? सवाल यह कि बिना नगर इस पूरे घोटाले में कई बड़े सवाल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से हमारे जोनल एडिटर वरुण उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पूरी केस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे। वरुण, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4 सालों से लगातार यह घोटाला हो रहा था। अधिकारी क्या कर रहे थे? ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर निगम में एक कहावत चरितार्थ होती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने निगम को ठगा नहीं। आपने जो भी अभी तक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई है, उसमें हम बताना चाहेंगे कि एक ये सिंडिकेट बना के भ्रष्टाचार किया गया है, बाकायदा टीम बनाई गई है। पूर्व नगर आयुक्त ने एक टीम बनाई और अधिशासी अभियंता के पद पे एक व्यक्ति को ले आया जिसका नाम अजय राम है, जो पिछले 6 वर्षों से वहीं तैनात है। इसके पश्चात अजय राम को ही प्रभारी बना दिया गया परिवहन विभाग का, जबकि हमेशा किसी प्रशासनिक अधिकारी को प्रभारी बनाया जाता है। उसके बाद अजय राम ने अपनी टीम बनानी शुरू की, जिसमें उन्होंने ललित मोहन श्रीवास्तव लिपिक को ले लिया, जेई को ले लिया, वाचस्पति मिश्रा लिपिक को ले लिया। इसके अतिरिक्त संतोष सिंह, जो कि समूह घ का कर्मचारी था, उसको प्रमोशन दे के जूनियर फिटर बना दिया गया। उसे किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी नहीं थी। ये टीम बनने के बाद इन लोगों ने ठेकेदारों को खोजना शुरू किया और 4 से 5 ठेकेदारों को खोज के फर्जी तरीके से टेंडर डलवा के नई गाड़ियां खरीद के उसके पुर्जे लगवा के बिल वाउचर बनाए गए। और सबसे हैरानी की बात तो ये है विजेश, कि ये ठेकेदार अपनी फाइल खुद बनाते थे, ये खुद तय करते थे क्या बिल जमा होगा। वरुण, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है वरुण, सबसे बड़ी बात ये है कि क्या इस पूरे घोटाले में जो 4 चेहरे दिखाई दे रहे हैं, क्या केवल ये 4 चेहरे इस घोटाले में शामिल हैं? क्या ये संभव नजर आता है कि इतना बड़ा घोटाला जो करोड़ों रुपए का खेल है, वो सारा कुछ चल रहा था और केवल ये 4 लोग ही गुनहगार हैं, या बाकी और भी हैं जिस तक जांच पहुंची ही नहीं? देखिए, इसमें कई बड़ी मछलियां भी शामिल है जिनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप देखें तो तत्कालिक नगर आयुक्त भी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने ही अजय राम को इस पद पे बैठाया और बार बार शिकायत कर्मचारी संगठनों ने शुरू से ही करना शुरू किया। तत्कालिक मेयर को भी शिकायत की जा रही थी कर्मचारी संगठनों द्वारा कि यहाँ लूट हो रही है, डीजल के नाम पे घोटाला हो रहा है। रात को 12-12 बजे तक ये लोग डीजल पेट्रोल पंप पे बैठ के सिर्फ पर्चियां बनाते थे, क्योंकि गाड़ियां तो सारी खड़ी थी, गाड़ी की सर्विसिंग करनी थी, उसमें पार्ट चोरी करना था, तो ये कैसे कह देंगे कि गाड़ी सड़क पे है। और इसके अलावा कुछ इसमें सत्ता दल के राजनीति से जुड़े हुए लोग भी विद्यमान हैं जो इनको बराबर बचाते रहे, हमेशा बचाते रहे, आज भी पैरवी करते हैं। यदि आप एफआईआर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं बहुत दबाव में एफआईआर लिख के खाना पूर्ति की गई है,
जिसमें मात्र 417/18/20 में 420 में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि इसमें धन का गमन हुआ है, पैसों की बर्बादी हुई है। वरुण, सबसे बड़ी बात, एक महत्वपूर्ण सवाल और खड़ा होता है कि इस पे नगर आयुक्त से लेकर के महापौर तक तमाम ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके ऊपर शायद जिम्मेदारी थी, जो इस पूरे उसमें कंपनियां शामिल हैं। खास करके अगर देखा जाए मरम्मत करने वाली 10 फर्म हैं, 10 फर्म वाराणसी में रजिस्टर्ड ही नहीं थी। दूसरी बात, जो बड़ी 4 कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी वो जाकर के टायर सप्लाई कर रही है, जिसका काम था जो है कुछ दूसरा, वो बैटरी सप्लाई कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक ही एक नाम पर जो है कई फर्जी कंपनियां बना करके वाराणसी में पूरा खेल चल रहा था। क्या नगर आयुक्त से लेकर महापौर तक, क्या इन सबको कोई जानकारी नहीं थी? ब्रजेश, ये संभव नहीं है कि नगर आयुक्त को जानकारी न हो कि नगर निगम में क्या हो रहा है, और यही बात लागू होता है महापौर पे। अगर इनको कुछ पता नहीं तो ये वहां बैठे क्यों हैं? और लगातार शिकायतें होती थी, ये पत्र फॉरवर्ड करते थे, लेकिन जानकारी सबको थी, सब लोगों ने मिल बांट के लूटा है। और उसके शिकायत के बाद जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, एक आखिरी सवाल वरुण, एक आखिरी सवाल। 8 महीने से सीडीओ जांच कर रहे हैं, अब तक पत्रावली उनको नहीं मिली। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से फैक्ट गायब है, एफआईआर जिन पर दर्ज है 8 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको लगता नहीं कि इस पूरे बड़े घोटाले को जमीदोज करने की तैयारी हो रही है सब मिलकर? मुख्य विकास अधिकारी भी इसमें पीछे नहीं है। जब हम लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया तो वो चौथा अनुस्मरण पत्र एक भेज के और खाली हो गए, और उन्होंने जवाब दिया कि हमें अभी तक कोई भी पत्रावली नगर निगम से नहीं मिली। सवाल यही है कि एक 100 रुपए के बिजली के बिल के बकाये के लिए पुलिस पहुंच जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाता है, आपको पत्रावलियां नहीं मिली तो आपने एफआईआर क्यों नहीं कराया? बिल्कुल वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे घोटाले में न सिर्फ झोल ही झोल हैं, बल्कि कई बड़े सवाल भी हैं। 8 महीने से कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई की जा रही है, हकीकत में कुछ नहीं बदला। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में अगर इसी तरीके से घोटाले दर घोटाले होंगे, तब भला कैसे काशी क्यों